हम siyaasat.com टीवी पे मौजूद हैं और मेरे साथ आज दो यंग राइटर्स हैं मेरे साथ में, दो जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। उनकी एक किताब आई हुई है मार्केट में और वो किताब जो है बहुत उसका टाइटल खुद मुंह बोलता टाइटल है। उसका नाम है एस्केप्ड। किसी जासूसी नावल का नाम दिखाई देता है ये, वो भी अमेरिकन, मगर ये हमारे हिंदुस्तानी भाई जो भाग गए हैं हिंदुस्तान से माल कमा के, धोखा दे के, उन लोगों के बारे में है कि ये लोगों के चले जाने के बाद में इन पे जिस किस्म से कवरेज आना चाहिए था वो कवरेज आया नहीं। हालांकि लोग हमेशा न्यूज़ में रहे। तो ये एक नया काम है, अच्छा काम है और इसमें जो नाम है वो चौंका देने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को नाम सुना देता हूँ कि कौन कौन से दिग्गज लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किंग ऑफ बैड डेट्स विजय माल्या, काउंट ऑफ मॉन्टे कार्लो, नहीं मॉन्टे करप्शन, सुने वो है नीरव मोदी। बाउल्ड आउट बुकी संजीव चावला, गैंगस्टा ग्रैंडपा इकबाल मेमन, AK मिर्ची मेमन, अभी बात हो रही थी आपसे। म्यूजिशियन ऑफ मेहम नदीम सैफ़ी। नदीम सैफ़ी वही हैं पे अभी या आ गया है? दुबई और लंदन के बीच में है। अच्छा, ओके। टेरर टाइगर, पिलग्रिम पेडोफाइल और पैरासाइट पेरेंट्स, वॉर रूम लीक, फिल्मी मूर्ति चोर। अच्छा, फिल्मी मूर्ति चोर है, ओके सर। पॉलिटिकल पाइपर, चार्लटन इन कश्मीर और इन द डॉग। ये 12 लोगों के नाम हैं। उसमें से फिर जो 13वां वो है वो उनका डिटेल डिस्कशन है। इत्तेफाक की बात ये है कि हमारी बहन का नाम रूही जो हैं हैदराबाद की हैं और हैदराबाद अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों से विज़िट करने के लिए आई हुई हैं और अपने साथ में अपने मियाँ को भी पकड़ लाई हैं। तो ही इज़ ऑल्सो हियर, दे आर मीटिंग देयर फ्रेंड्स। आई एक्सीडेंटली मेट हिम एट ए फ्रेंड्स प्लेस recently and I decided to talk to them because I found their approach। पहले तो मियाँ बीवी साथ रहते नहीं और फिर मिल के काम करना तो और भी ज़रा मुश्किल काम है। तो मैं बोला कि ये कैसा मियाँ बीवी की जोड़ी है जो साथ काम भी करती है और साथ रहती भी है। So that's how I got to know them and I invited them to speak with siyaasat.com television and they have agreed. I am grateful to you both that you people have accepted my invitation। मैं सवाल शुरू करता हूँ। वो सवाल आपसे करना चाहूँगा पहले मैं कि क्या वजह है ये किताब लिखने की। जिन लोगों के नाम या जिनके बारे में आपने लिखा है वो काफ़ी मशहूर नाम है, तो ऐसी क्या चीज़ मिसिंग थी जिसको आप कवर करना चाहते थे? क्योंकि दे हैव बीन कवर्ड लाइक हेल, यू नो, लॉट्स ऑफ पीपल हैव रिटन अबाउट दैट। जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका अयूब साहब, हमें आपने यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। तो किताब असल में जो आप अपने हाथों में आपने दिखाई लोगों को, दरअसल हमने इन केसेस पर एवरीडे रिपोर्टिंग की। अच्छा जी, तो मैं जैसे टाइम्स नाउ के लिए कवर करता था, मुंबई मिरर उस वक्त था, उसके लिए मैं लिखता था, रूही वायर के लिए काफ़ी कुछ कवर किया इन केसेस के बारे में। मगर जैसे कि आप तो खुद वेटरन हैं, आप जानते हैं कि चाहे वो टेलीविज़न मीडिया हो या अखबार हो, दे हैव लिमिटेड स्पेस। अब हमारे पास नोट्स बहुत थे एंड वी वर प्रेजेंट है। हमने खुद इन लोगों को देखा है, इनकी पेशी होते हुए, इनके वकीलों ने क्या आर्गुमेंट्स किए। तो वी हैड अ लॉट ऑफ
डिटेल्स अबाउट देम, अबाउट द केसेस, कानून की बारीकियाँ, केस किस तरह से सामने आता है, पुलिस के साथ क्या दुश्वारियाँ होती है वहाँ पर, यूके पुलिस को इन सब केसेस के बारे में। तो हमारे पास जैसे जखीरा हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पर एक किताबी शक्ल दी जाए। तो विजय माल्या जैसे है केस, अब बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी कवरेज भी हुई, अगर हम वहीं मौजूद थे जो तो ये वो तो हमारे पड़ोसी भी हैं, बेंगलुरु के हैं। हाँ जी, बेंगलुरु के, हैदराबाद से ज़्यादा दूर नहीं है जी। मगर हमने लाइव देखा कि कैसे उनको एक नोटिस सर्व हो रही थी कोर्ट से निकलने के बाद, और वो गाड़ी में दाखिल हो रहे थे और वो नोटिस नहीं लेना चाह रहे थे। वो आपने कुछ तस्वीरें भी उसमें इस्तेमाल की, और मैंने उसके अंदर उसको जिक्र भी किया कि कैसे वो शख्स जो है गाड़ी में नोटिस डाल रहा है और वो नोटिस को बाहर फेंक रहा है। तो ये सब सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें भी थी, ये ड्रामेबाजी जी। तो हमने समझा कि क्यों ना इन सब चीजों को शामिल किया जाए, और बहुत एक बड़ी फेहरिस्त बनाई हमने, उसमें से लोगों को चूज किया हमने कि किसके ऊपर फोकस किया जाए। तो ये 12 नाम सामने है। बीबी, आप कैसा, हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व विद दिस? जैसे दानिश ने बताया कि हम ये रोज़ कवर कर रहे थे, और जैसे केस कोर्ट में चलते हैं, एक सवाल उठता है, एक जवाब दे रहा है, क्यूरियोसिटी भी एक चीज़ है जो हम दोनों में बहुत ज़्यादा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें पहले जो केसेस आए थे उनके साथ क्या हुआ। तो हमने बहुत रिसर्च की, और क्योंकि हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, वो कीड़ा है हमें रिसर्च करने का। तो जिस तरह हम वापस जाके पिछले सालों के केसेस पर रिसर्च कर रहे थे, हमने बहुत सारे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग केसेस डिस्कवर किए, और उस किताब में आपने अभी पढ़ा काफ़ी सारे नाम, और काफ़ी अलग अलग किस्म के केसेस हैं, जैसा मूर्ति चोर। अब बॉलीवुड फिल्म्स में 90s के फिल्म्स में पूरे मूर्ति स्मगलिंग पे बनते थे काफ़ी सारे फिल्म्स, और ये रियल लाइफ कहानी है, जब पकड़े गए कैसे भाग के लंदन आए। और भी केसेस है, जैसा विजय माल्या के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, पहले तेजा हुआ करता था। तेजा अगेन बॉलीवुड फिल्म्स में विलन का नाम बहुत यूज़ किया गया है, तेजा, वो रियल लाइफ विलन भी थे। तो हमने उनकी स्टोरी के बारे में बात की, और भी काफ़ी इनसे भयंकर स्टोरीज़ थे। एक बाली करके एक फिरंग मिशनरी टीचर गोवा में ऑर्फनेज में पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत सारे पीडोफिलिया क्राइम्स कमिट किए और किस तरह वो भाग गए। या एक कपल जो लंदन से आया, यहाँ पर आके एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उसके नाम पे इंश्योरेंस निकलवाया और उसका मर्डर कर दिया। तो ये कहानियाँ कहीं ना कहीं एवरीडे कहानी भी है, और इस किताब के ज़रिए हम चाहते थे कि वो अवेयरनेस क्रिएट हो और ये क्राइम्स फोकस में आए। ये क्राइम्स जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं होती क्योंकि ये ग्लैमरस नहीं है विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह, बट ये बहुत ज़रूरी है। और इनसे आप इंडिया यूके रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि क्राइम किस तरह से ये इवॉल्व हुआ है, पॉलिसीज़ लॉज कैसे बने हैं। सवाल यही उठता है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दीजिए कि यहाँ पे हम क्राइम करने के बाद में यूके की तरफ क्यों जाते हैं? Why UK? Why not United States? And why not some other country? जी, ये क्या वहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा है? जी, ये एक ये अच्छा सवाल है, एंड दिस इज वेरी सेंट्रल टू आवर बुक आल्सो। तो हर जगह देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। अब यूके में भी और हिंदुस्तान में भी वो मौजूद है कि भाई सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो एवरी डिफेंडेंट गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो जब एक्सट्रेडिशन के रिक्वेस्ट जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की सरकार जो है तैयार हो जाती है कि ठीक है भाई चलो अब तुमको वापस हिंदुस्तान जाना है। तो उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है, एंड दैट इज द एक्सट्रेडिशन प्रोसेस कि भाई इट विल बी टेस्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब वहाँ पर जो भी रिक्वेस्टिंग स्टेट है, इन दिस केस हिंदुस्तान, भारत, उसे सबूत पेश करने पड़ते हैं कि जो आदमी की उनको तलाश है कि ही और शी हैज अ केस टू आंसर, तो उसके लिए उनको दस्तावेज देने पड़ते हैं। तो मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जाना नहीं चाहता है उसको अपोज करेगा, तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। इसमें से कुछ लोग हैव दे बीन एक्सट्रैडिटेड, कभी कुछ लोगों को निकाला गया है, भेजा गया है वापस। अच्छा, ये लंदन क्यों जाते हैं वो तो बात समझ में आ रही है कि वहाँ का लॉ जो है वो किसी न किसी तरीके से। हाल ही में इसका एक इंटरव्यू छपा विजय माल्या का, 4.5 घंटे का इंटरव्यू है, किसी के साथ में याद नहीं है मुझे, और ही इज़ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। ही सेज दैट द गवर्नमेंट
was involved in the entire process of me working and then whatever I did. तो but he has named people. तो क्या आप वो इंटरव्यू नज़र से गुजरा, वो आपकी किताब के छपने के बाद का है वैसे? जी, और असल एक्चुअली जब कोर्ट में उनकी पेशी हो रही थी, केस चल रहा था, ट्रायल शुरू हो गया था, तो उसी वक्त भी उन्होंने ये बयान दिया था। मैं खुद वहाँ मौजूद था, रूही भी थी और भी थोड़े बहुत रिपोर्टर्स हैं, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने जेटली से मुलाकात की कि मैं जा रहा हूँ। तो ये उन्होंने उस वक्त भी कहा, उस वक्त कहा था। कहा था जब केस चल रहा था, उसका जिक्र हमने किताब में भी की, हम लोगों ने रिपोर्ट्स भी फाइल की। आज की तारीख में उनका स्टैंड, विजय माल्या का स्टैंड ये है कि मेरे ऊपर केस हुआ इस बिना पर कि भाई मैंने पैसे वापस नहीं लौटा, या मुझे इल्म थी इस बात की कि ये एयरलाइन फ्लॉप हो जाएगी और पैसे वापस नहीं मिलेंगे उनको। ये केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उन विजय माल्या की दलील ये है कि भाई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो बकाया है वो वसूल कर लिया है। अच्छा, हाँ, ये उनका स्टैंड है एंड ही इज फाइटिंग। वो केस भी आपका क्या ख्याल है, वेयर विल इट एंड, हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन? तो ये केस अभी चल रहा है। उन्होंने ये अर्जी दी है लंदन हाई कोर्ट में, मैंने वो भी कवर किया, उसके ऊपर भी मैंने लिखा। विजय माल्या के वकीलों का ये कहना है कि विजय माल्या का जो पैसा बकाया था वो पूरा हो चुका है। He has given everything to the Indian banks, और ये इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद इस बात की तस्लीम कर ली है पार्लियामेंट में। तो इसके खिलाफ अब जो केस है वो केस बनता नहीं। आप क्या समझते हैं as an observer of the entire proceedings and all that? अब उसके ऊपर देखिए दो पहलू है। एक तो जो पब्लिक नॉलेज में चीज़ें हैं उसके हिसाब से वसूली हो गई, मगर बैंक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी अपना एक पोजीशन है। दे हैव टेकन अ स्टैंड दैट विल बी टेस्टेड इन द यूके कोर्ट्स, और फिर वो जज जो है डिसीजन देगा व्हिच इज द अल्टीमेट डिसीजन। ठीक है, ऑन पेपर तो विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट कर दिया है, सो ही इज़ सपोज टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वो केस जीत चुकी है। अब विजय माल्या ने अपील की है, वो अपील का क्या बेसिस है, वो अपील की इंक्वायरी चलेगी, फिर वो डिसाइड होगा वेदर ही शुड गो बैक और नॉट। सो ऑन पेपर इंडिया हैज़ वन, बट देयर आर अदर इश्यूज दैट ही इज़ रेज्ड दैट विल बी लुक्ड इनटू। अब वो कितना खींचे जाएगा वो देखते हैं। हाँ, वो पूछना चाह रहा हूँ मैं कि इस तरीके से कितना ड्रैग किया जा सकता है इसको, साल भर, 2 साल, 4 साल जी। तो अनएंडिंग ट्रायल कोर्ट में हार चुके हैं विजय माल्या, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अपील होने की परमिशन नहीं मिली। तो ऑन पेपर इंडिया हैज वन द एक्स्ट्रेडिशन केस, बट बाय वर्च्यू ऑफ सम कॉन्फिडेंशियल एप्लीकेशन दैट ही हैज मेड होम ऑफिस को, यूके का होम ऑफिस रहता है, तो उस बेसिस पर एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज ऑफिशियल स्टैंड है कि जब तक वो कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग खत्म ना हो जाए तब तक एक्स्ट्रेडिशन नहीं होगा, या अगर वो खत्म हो भी चुका है तो हमें और आपको उसका इल्म होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट इज़ पर्टेनिंग टू दैट इंडिविजुअल। और ये वहाँ की गवर्नमेंट का रुख है, उनका एक स्टैंड ये होता है कि हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी और के बारे में किसी और, तो वो हमें पता ये किताब लिखने की या स्टोरी लिखने का जो स्टाइल है आप लोगों का जी, हाउ डू यू डू इट? डू यू डू इट इंडिविजुअली एंड वन रीड्स द कॉपी ऑफ द अदर, और बोथ ऑफ देम सिट टुगेदर राइट, और सेपरेटली दे मिक्स इट टुगेदर? क्या तरीका है? तो इस किताब में हमने आपके नाम से अलग है कुछ चीज़ें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हिस्से अलग अलग लिखे हैं हमने जी। फिर कंबाइन करके पढ़ा है एक साथ, फिर क्रॉस एडिट किया है। अब इतने साल एक साथ काम करके भी आदत हो गई है एक दूसरे का वर्क समझने की, एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स जानने की। सो वी एंश्योर कि इंसान अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करे, फिर उसको क्रॉस एडिट हम खुद करते हैं। फिर अगर कहीं कुछ डिस्कशन की ज़रूरत होती है तो वो भी डिस्कस होके फिर एक साथ लिखते हैं। तो वो काफ़ी बड़ी किताब है। हमने फर्स्ट जब पब्लिशर से बात की थी तो सोचा था कि 60,000 वर्ड्स लिखेंगे, बट वो 100,000 वर्ड्स क्रॉस कर चुकी है। Oh my God. और हमारे पास और भी बहुत कुछ था, तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि हम कितना लिखें, क्या छोड़े। कौन सा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा लिखना पड़ा आप लोगों को? विजय माल्या, इट लुक्स लाइक।
विजय माल्या तो आई थिंक ऑर्गेनिकली बहुत बढ़ गया 60 पेजेस कुछ आप जी, लोगों ने क्योंकि निकाले। हम वहाँ हर एक हियरिंग में बैठे थे एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, रेलेवेंट भी है आज के रीडर्स के लिए। जैसे अब पीछे जाएंगे इन द इयर्स, हमने आर्काइवल वर्क बहुत किया है उस पर, और आर्काइव्स में आपको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, और अगर आप 50-60s में जाएंगे तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें हमें ढूंढना ज़्यादा पड़ा है टू राइट दोज चैप्टर्स। एक तो कोऑर्डिनेशन का काम जी विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मियाँ बीवी का साथ रहना खुद एक बहुत मुश्किल काम है। अब बैठना, किताब लिखना और किताब पे एग्रीमेंट होना। वेयर डिड यू फेस द डिफ़िकल्टीज? आई डिड थिंक यू फेस? No, I think COVID was a big help, unfortunately in this case, क्योंकि हम दोनों घर में अटक गए। अच्छा। और मौका मिल गया because for a few weeks काम सब बंद हो गए till people could figure out how to go about that। तो वो एक टाइम था जब हमने सबसे ज़्यादा काम किया किताब पर, और क्योंकि एक घर में एक वक्त अटक गए हम, तो कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा हो गया। अदरवाइज वी आर क्वाइट बिजी विद आवर ओन थिंग्स, तो वो प्रोग्रेस उतनी स्पीडीली नहीं हो रही थी, आप लोगों बट को उसकी बच्चे- वजह से बच्चे हो गया। हैं? 2 बच्चे हैं, 2 अच्छा, बेटियां हैं। क्या उम्र है? अब 15 और 11 साल के, ओह माशाल्लाह। तो तब तो काफ़ी छोटे दे थे। आर स्टडीइंग देयर? जी हाँ, ओके। दे डिडंट कम विद यू? है हैदराबाद They में have है। come? जी हाँ। ओके ओके वंडरफुल। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस किताब में? इस किताब में जैसा मैं आपसे बोला कि कुछ जी। ऐसे वो देखा मैं जिसमें सिर्फ आपका नाम है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नाम नहीं दिखेगा, बट अ फ्यू चैप्टर्स दैट आई वर्कड अ बिट मोर ऑन। वो धीर का चैप्टर है जिसमें वो बच्चे को गोद लेकर इंश्योरेंस नाम पे डालकर, आई थिंक एज अ मदर आई फेल्ट अ लॉट मोर कनेक्टेड टू दैट। रेमन वाले का एक चैप्टर था जो बहुत दर्दनाक है क्योंकि इट्स क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। उन चैप्टर्स पे मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा काम किया है। आर्काइवल 50s 60s के चैप्टर्स पे दानिश ने ज़्यादा काम किया बिकॉज ही इज़ अ हिस्टोरियन, दैट्स ऑटोमेटिकली हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से हमारा थोड़ा इंटरेस्ट कम्स इनटू दिस। आई वर्क अपार्ट फ्रॉम द बुक ऑन इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म, टेक्नोलॉजी, वो चीज़ों पे मैं आप ज़्यादा कभी काम क्लेम करती नहीं करते कि मेरा काम ज़्यादा है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड mixture of both our interests and both our skills at their best. आगे भी झगड़े की उम्मीद नहीं है? नहीं, I think अब हम इस किताब से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, but it's a very खूबसूरत reminder of what we could do together. आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें आपके एज ए राइटर? और आप भी इस सवाल का जवाब अलहदा दे सकते हैं सर, मिल के देना ज़रूरी नहीं है और इसमें एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। बता रही थी इसमें काफ़ी रिसर्च भी हुआ है। तो हम हाउस ऑफ लॉज में गए, चूँकि हाउस ऑफ लॉज जो है वहाँ पर केसेस ट्राई होते थे ये सब, तो उनके पास काफ़ी दस्तावेज हैं। तो 60s 70s में दिल्ली के मैजिस्ट्रेट के जजमेंट्स के कॉपी मिले मुझे, और वो जो मूर्तियों का हमने चैप्टर लिखा है वो मूर्तियों की तस्वीर मिली हमें उसमें। तो बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश लाइब्रेरी में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा लंदन जी, पुराने अखबार देखने के लिए, क्योंकि उसमें 50s 60s 70s के जो कोटिंग्स होते थे, कोर्ट केसेस के बारे में भी रिपोर्टिंग्स होते थे। तो जजमेंट पढ़ा हमने, और जजमेंट जो है वो 40 50 60 70 पेजेस के भी थे। तो बहुत सारे डिटेल्स उसमें से हमने निकाले। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने ये की कि वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है लंदन में, जहाँ पर वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का कोर्ट रजिस्टर रखा हुआ है। तो वो हमने छाना और उसमें देखा कि फला शख्स है, उसकी पेशी कितनी दफ़ा हुई है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने कौन से वक्त कौन से जज के सामने, वो डिटेल्स हमने निकाले उसमें से। तो इस तरह का काफ़ी हमने काम निकाला बिकॉज वी वांटेड इट टू बी इंटरेस्टिंग। नीरव मोदी और विजय माल्या और रेमन पार्ले और आरती धीर के केसेस तो हमने खुद कवर भी किए, मगर कुछ लोग जिनके बारे में लिखा है हमने, वो तो उनका इंतकाल भी हो गया शायद हमारे पैदा होने से भी पहले।
तो उन केसेस के लिए हमको आर्काइव्स पे जाना ज़्यादा मेहनत जी। करना जैसे पड़ेगा। धर्म जयंती तेजा, उनका ताल्लुक आंध्रा से भी रहा है। तो ही वॉज अ वेरी बिग नेम, इंदिरा गांधी के करीब थे वो। उस जमाने में कहा जाता था कि उन्होंने इंदिरा गांधी को एक कोट जो है गिफ्ट दिया था, मिंक कोट जो बहुत मशहूर हुआ। तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालना इंटरेस्टिंग लगा। मोरारजी देसाई के लड़के ने अपेरेंटली उनको खुद एयरपोर्ट छोड़ा, इवन दो ही वॉज अंडर द स्कैनर, और फिर वो वहाँ से दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़ के अमेरिका गए। तो ये सब इंटरेस्टिंग टिडबिट्स हमने निकाला इसके अंदर। रिस्पॉन्स क्या है किताब का? हम यहाँ बैठ के तो अंदाज़ा नहीं कर सकते एक्सेप्ट गोइंग थ्रू द नेट। जी, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, आप दोनों भी प्लीज़। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला इस किताब पर, क्योंकि ये इट्स नॉट अ सेंसेशनल किताब। हमने ये बहुत कोशिश की है कि इसको हम जैसा विजय माल्या की स्टोरी की तरह सेंसेशनल नहीं बनाए। इसमें फैक्ट्स है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है एक्सट्रेडिशन में, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, आपको केसेस मिलेंगे जिसको आप रेफरेंस कर सकते हैं। ये बोरिंग नहीं हो जाएगा? नहीं, हमने कोशिश की है कि वो पूरी कहानी वीव हो। तो हम सिर्फ कोर्ट पर नहीं अटके हुए। हम स्टार्ट, अगर आप विजय माल्या की चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विजय माल्या ने स्टार्ट कैसे किया अपना बिजनेस करियर, उनके अप्स एंड डाउन्स, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। बट एवरीथिंग इज वेरी ग्लैमरस लाइफ जो थी कैलेंडर वाली जी, वो उसके बारे में भी है। हाँ, उसके बारे में भी है, फैक्ट्स है, गॉसिप नहीं है। और इंटरेस्टिंग वो तो पूरा वो तस्वीर छापते थे वो। जी, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि विजय माल्या के जो दादा थे, ही वाज अ मेडिकल डॉक्टर इन जेल्स, इंडियन जेल्स। अच्छा, तो वो उस जमाने के मेडिकल ग्रेजुएट। वो भी ऐसे ही तस्वीरें खिंचवाते थे। नहीं, कहने का मुराद ये है कि वो उन जेल में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने एज अ मेडिकल डॉक्टर काम किया। इट वॉज अ वेरी सीनियर पोजीशन। और विजय माल्या ने स्टैंड लिया वहाँ पर यूके के कोर्ट में कि हिंदुस्तान में जो जेल है, दे विल वायलेट माय ह्यूमन राइट्स, राइट। और एक 80-90-100 साल पहले उनके दादा खुद उन सब जेलों में काम किया एज अ मेडिकल। तो गजाती तजुर्बा है जी। तो यू नो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट केम आउट। आपका पसंदीदा चैप्टर कौन सा है? आई थिंक काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये नीरव मोदी की कहानी बड़ी अजीब है और हमने उसका टाइटल भी दिया है काउंट ऑफ मोंटे करप्शन। जो अगर आप एक किताब पढ़ेंगे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, उससे काफ़ी मिलती जुलती है कि एक इंसान बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उसके आसपास के लोग जो जेलस हो जाते हैं उसको कैसे जेल में भेजते हैं। तो आई फाउंड सम सिमिलैरिटीज़ विद दैट, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। बट जैसा मैंने कहा कि कुछ चैप्टर्स लिखने के लिए बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ट्रॉमेटिक भी हो गए थे। वो चैप्टर्स आई थिंक बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि वो चैप्टर्स जैसे वो बच्चे के बारे में था, वो पीडोफाइल की, क्योंकि वो एक कहानी नहीं है, वो रिपीट होते रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। तो आई थिंक दोज आर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। मेरा इस किताब के बारे में सरसरी तौर पे कल रात में भी देखा मैं जी। कल दिन में मिली थी किताब, तो मेरा ये ख्याल था कि इट शुड रीड लाइक अ थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर टाइप। कुछ चीज़ें देखा भी मैं इधर उधर क्योंकि टाइम नहीं था, और मुझे स्टाइल आप लोगों का बहुत पसंद आया कि जिस अंदाज में आप लोगों ने पेश किया, दैट विल अट्रैक्ट अ रीडर लाइक मी। आप लोगों का अगला कोई प्रोजेक्ट है इसी किस्म का, कुछ सोच रहे हैं आप लोग? अच्छा, उससे पहले क्या इससे कुछ पैसे मिले आप लोगों को? We got paid Sorry, to I'm write the asking book. very नहीं, एक्चुअली बहुत सारे राइटर्स फ्री में लिखते हैं, but we got paid to write the book, and so it was good start as a writer, as someone whose first book came out in the market. The book did very well. और अब एक किताब है एक्सट्रेडिशन पे जो आज तक थी नहीं, और आई थिंक दैट टू अस इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड वी कैन गेट आउट ऑफ दिस बुक। ये जो टाइटल है आप लोगों का चुना हुआ है या एडिटर कोई बोला है? इट वाज अ टीम एफर्ट। यस। हाँ, अच्छा। तो थिंग्स वो वर्कड आउट कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे।
but आजकल attention span is not that great. So Escape is like a good window to the book, to the facts, to the what is the gist of the material that is there. So it kind of worked well. Escape तो मतलब कि भाई लोग जो हिंदुस्तान से भाग के जा रहे हैं कहीं और, तो इसलिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लंदन इज कॉलिंग फला और भी सब बहुत सारी चीज़ें थे, बट इट्स अ टीम एफर्ट एंड देन एडिटर एट लैंग्वेज सजेस्टेड आई थिंक दिस वर्क्स वेल, सो एस्केप के ऊपर। मैं जब रिस्पांस के बारे में पूछा तो क्या अब भी कोई लोग आप लोगों को जानते हैं इस किताब के हवाले से, क्योंकि आप लोगों की पहली किताब है ये? हमारी किताब आई थी जब कोविड के दौरान, और जब बुक निकली थी उसके 2 महीने बाद ही सेकेंड वेव ऑफ कोविड यहाँ पर हिट किया था, तो हमने बुक पब्लिसिटी बिल्कुल बंद कर दी थी, वो तो टाइम ही नहीं था टू टॉक अबाउट बुक्स। बट हैविंग सेड दैट, हमारी बुक ऑलमोस्ट हर बड़े अखबार में किसी ना किसी तरह से एज एन इंटरव्यू, एज एन एक्सर्प्ट पब्लिश हुई है। हमने रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं इस पर, हमने पॉडकास्ट किए हैं, तो हमने काफ़ी बात की है इस बुक के बारे में ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसको निकल के। अभी भी जब एक्सट्रेडिशन के केसेस होते हैं तो इस बुक का जिक्र होता है, लोग यूज़ कर रहे हैं बुक देखने के लिए कि क्या हुआ था क्या नहीं है। और जैसा मैंने कहा, इट्स ऑलमोस्ट अ रेफरेंस बुक, तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ समथिंग कि 70 ईयर्स में इंडिया यूके के बीच जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और इवन द पीपल जो आपके दिल के करीब है और हम सबके दिल के भी करीब होना चाहिए कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन, छोटे बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका क्या लेवल है हिंदुस्तान में, और क्या हमारे बच्चे महफूज हैं या हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। ये बहुत नाजुक सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका क्या ख्याल है इस मामले में? आई थिंक हम इंडिया में सेफ गार्डिंग की बहुत कम बात करते हैं, या तो करते ही नहीं है। हम बच्चों को अभी भी नहीं उनसे बात होती है कि क्या क्या डेंजर है उनके। स्ट्रेंजर डेंजर चल रहा है अभी कि भाई आप इससे जो स्ट्रेंजर है उनसे बात मत कीजिए, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप जिनको जानते हैं वो भी गलत हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो हार्म यू। तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किए। खुल के बात नहीं होती है घरों में अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जिसको अभी भी हम टैबू कहते हैं, लेकिन वो हो रही है सोसाइटी में। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम बात करना शुरू करें बच्चों से भी, बट इवन विद इन द हाउस होल्ड, ताकि अवेयर है, क्योंकि इंटरनेट भी आ गया है, AI आ गया है, सोशल मीडिया है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बहुत तेज़ी से और बहुत डिफरेंट तरीके से बढ़ रहे हैं, तो बाय द टाइम हम एक का जिक्र करते हैं 4 क्राइम और आ गए। तो एज़ पेरेंट्स, एज़ ग्रोन अप्स, हमारी भी जिम्मेदारी कि हम अपडेटेड रहें कि क्या हो रहा है और किस तरह से हम इस चीज़ के बारे में बात करें और प्रोटेक्शन ढूंढें बच्चों के लिए। मैं ऐसा समझता था कि हिंदुस्तान ज़्यादा महफूज है। जब मैं सऊदी अरब में था जी, तो सऊदी अरब में मैं काफ़ी अर्सा रहा, तो वहाँ पे तो पेडोफाइल के सिलसिले में एक दिल में बैठक थी हमेशा। बच्चा बाहर गया, 10 मिनट अगर नहीं आया बच्चा जी, तो माँ बाप परेशान हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच हैपन देयर जी। मगर वहाँ पे सज़ाएं भी बहुत भयानक हैं, दे जस्ट एग्जीक्यूट जो भी हो। तो यहाँ आने के बाद में अब जैसा आपका लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ने को मिला, और दूसरे सब्जेक्ट्स, सिमिलर सब्जेक्ट्स पे जो पढ़ने को मिलता है कि हमने क्यों नहीं अपने बच्चों की हिफाजत करना सीखी अभी तक। Why we haven't learned and why we are not taking precautions to prevent children? स्कूल से इत्तला आती है कि फला टीचर ने ये कर दिया, और हमारे घरों के पड़ोसियों में से इत्तला आती है कि इतनी देर तक बच्चा गायब रहा फला के पास में। जी, क्या आई मीन व्हाई आर वी बिहाइंड दिस? आई थिंक ये सिर्फ बच्चों तक बात नहीं है। आप ये भी सवाल कीजिए कि कितने सारे औरतें घर में कॉन्वर्सेशंस कर रही है, कि आप अगर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिक्स, सोसाइटी, नहीं आदमियों के साथ भी, men talk amongst themselves, they are not including women। और ये मैं देख चुकी हूँ कि जो मैंने कुछ पैनल्स किए या टॉक्स किए हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वहाँ गिनती के औरतें हैं ऑडियंस में, या अगर ऑनलाइन जूम पे भी हो रहा है तो
औरतें हैं ही नहीं, अगर आप उनको ये मेन कॉन्वर्सेशन से आप अलग कर रहे हैं, एंड दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर चिल्ड्रेन, कि फिर वो बच्चों के साथ और ज़्यादा क्लोज है। माँ अपने बच्चों से काफ़ी अच्छे से बात कर सकती है रादर दैन अ पेरेंट, बट ये आप विमेन को एक्सक्लूड कर रहे हैं बहुत सारे कॉन्वर्सेशन से, तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करना तो बहुत दूर की बात है। तो माई सजेशन वुड बी कि प्लीज़ वेलकम द वुमेन इन योर फैमिलीज़ टू हैव कॉन्वर्सेशन, सिर्फ घर के बारे में नहीं या स्कूल के बारे में नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कीजिए, फाइनेंस के बारे में बात कीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात कीजिए। आप देखेंगे बच्चे खुद सुनना शुरू करेंगे और इससे दे विल गेट इन्वॉल्व। फिर आप क्राइम के बारे में बात कीजिए, और ये जो चीज़ें हैं क्राइम, वेदर इट्स रेप, वेदर इट्स पीडोफिलिया, वेदर इट्स मोलेस्टेशन, वेदर इट्स जस्ट ईव टीजिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसमें ना आपको शर्म आनी चाहिए बात करने के लिए, ना आपको हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिचकिचाएंगे तो आपके बच्चे हिचकिचाएंगे आपको बताने से। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुल के बात करें इस बारे में। जी, हम हमारी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में हैं। इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई और इतनी हमको मालूमात हासिल हुई कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। Particularly, I was personally perturbed with the stories ma'am has spoken about children. She hasn't given us more information, but still we could understand that this is an area which has to be kept under watch. There would be many other, Nirav Modi and Vijay Mallya and all that, because they are part of our life. But to have children exposed to this kind of danger is extremely scary. बहुत खौफ होता है उससे। तो आप लोग अगर कुछ ख़ास मैसेज के तौर पे कुछ बोलना चाहें, जस्ट टू राउंड अप द गुफ्तगू आपके साथ जो हुई है, आप जनाब। सॉरी, आपकी जो ज़बान है वो ख़तई बम्बईयाट नहीं है, और वो हैदराबाद के करीब है ज़्यादा। I'm happy about it. I will take that as a compliment. और It is a compliment. बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जुड़ा हुआ हूँ एक्चुअली, उर्दू पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ अब, क्योंकि मुझे शौक है उर्दू लिटरेचर का। उर्दू के बड़े खतीब और लोगों का जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी पढ़ी हैं। मगर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जैसे आप बता रहे थे कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो ये किताब में खुद जो 2 केसेस हमने कवर किए हैं व्हिच पर्टेन्स टू क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इन बोथ दोस केसेस दे गॉट अवे स्कॉट फ्री। ओह माय गॉड। सो रेमंड वार्ले, जिसके बारे में हमने लिखा है, हु वाज अक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन पीडोफिलिया इन गोवा, ही टोल्ड द कोर्ट कि मुझे अब डिमेंशिया हो रहा है। ओह जी, उसने खुद एक डॉक्टर को हायर किया, डॉक्टर का रिपोर्ट उसने पेश किया, जिसमें उसने डॉक्टर ने लिखा कि हाँ, ही इज ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया हो गया। तो बेस्ड ऑन दैट द कोर्ट सेड इसको अगर आप हिंदुस्तान भेजेंगे, इट विल वायलेट हिज ह्यूमन राइट्स, कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली जो दूसरा केस है जिसमें एक कपल ने गुजरात में एक बच्चे को गोद लिया और उसका इंश्योरेंस निकलवा के उसको मरवा दिया, मर्डर करवा दिया, दे आल्सो गॉट अवे स्कॉट फ्री। और जानते हैं क्यों? क्योंकि गुजरात सरकार ने एक एश्योरेंस वक्त पर नहीं दिया। कोर्ट को ये एश्योरेंस चाहिए था कि जब अगर ये हिंदुस्तान चले जाते हैं, अगर मैं ऑर्डर करती हूँ कि ये हिंदुस्तान चले जाएं, दे शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ पैरोल। मगर गुजरात का कानून ये कहता है कि इफ यू आर अक्यूज्ड ऑफ डबल मर्डर तो पैरोल आपको नहीं मिलेगा। द कोर्ट जस्ट वांटेड एन एश्योरेंस कि बिकॉज वी आर सेंडिंग देम हियर, हमारे कोर्ट के हिसाब से इट शुड नॉट वायलेट देयर ह्यूमन राइट्स, राइट? एवरीवन हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मिंग। तो आप अगर इनको हम भेजते हैं हिंदुस्तान, एश्योरेंस आया बहुत देर से, 45 मिनट पहले, जजमेंट देने के 45 मिनट पहले, तो जज ने कहा दिस इज टू लेट, तो वो लोग निकल गए। माय गॉड। मैम, आप कितने बरस हैदराबाद में रही? कब तक, क्या उम्र तक रही हैं आप हैदराबाद में?
यहाँ पैदाइश मेरी यहाँ की है Okay. क्योंकि मेरे नाना नानी यहाँ पर थे। फिर Okay. हर समर हम यहाँ आते थे। मैं बड़ी हुई हूँ बॉम्बे में, अच्छा। लेकिन हर समर यहाँ आते थे। हमारे रिश्तेदार यहाँ हैं, अभी भी जब इंडिया आते हैं हैदराबाद ज़रूर आते हैं। और हैदराबादी तरीक़ा, कल्चर, फूड हमारे घर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो हम हैदराबाद यहाँ से ले गए, लंदन हमारे साथ ही। You miss Hyderabad? आई मिस हैदराबाद। मैंने देखा है हैदराबाद को बदलते हुए। जब मैं यहाँ बहुत छोटी थी तब से अब हैदराबाद का नक्शा बदल गया है, लेकिन हैदराबाद के लोग फिर भी वैसे ही है। अभी हैं वैसे जी, बूढ़े लोग हैं। हाँ, मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू कुड टेक आउट टाइम एंड सिट डाउन विद एंड ऑल्सो शेयर योर थॉट्स विद आवर व्यूअर्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।